Good morning, students. I am Dr. Rashmi, and today I'm going to discuss another video lecture on the topic forms of poetry, जो कि BA फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का हमारा ये फर्स्ट यूनिट है। और आज के हमारे टॉपिक हैं बैलेड, ओड एंड लिरिक। स्टूडेंट्स, ये BA सेकंड सेमेस्टर के जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमारे कुछ फॉर्म्स है पोएट्री की, जैसे सोनेट, ओड, एपिक, लिरिक, तो ये सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा ये सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैलेड को, ओड और लिरिक। आज हम इनकी डेफिनेशन और इनके कुछ जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स, मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बैलेड। बैलेड क्या होता है? A ballad is a type of poem or song that tells a story and was traditionally set to music. बेसिकली जो बैलेड है वो एक नैरेटिव टाइप की पोएम होती है। एक इसको आप कह सकते हो कि एक नैरेटिव स्टोरी की तरह होती है, नैरेटिव पोएम की तरह होता है बैलेड, जिसको म्यूजिक के साथ या फिर म्यूजिकली आप देख सकते हैं कि इसको म्यूजिकली गाया जाता है। द बैलेड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएटिक फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। जो बैलेड है, अगर हम पोएटिक फॉर्म्स के रूप में इसकी बात करें तो ये सबसे पुराना पोएटिक फॉर्म है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये एक पोएटिक फॉर्म है बैलेड। This poem tells a story in short type stanzas, comprises usually 4 lines. जो बैलेड होता है ये एक 4 लाइन स्टैंजा की पोएम होती है, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी या फिर ए बी ए। ठीक है, तो इस तरह की इसकी राइम स्कीम होती है। और जो बैलेड होता है, यानी बैलेड जो पोएम होती है, उसमें 4 लाइन्स के स्टैंजास होते हैं। बैलेड डील्स द थीम ऑफ लव, लॉस्ट और फाउंड। यानी जो बैलेड है उसमें इस तरह की जो थीम होती है, जो लव बेस्ड थीम होती है, लॉस्ट और फाउंड, इस तरह की थीम्स को राइटर डिस्कस करता है। दे आर समटाइम्स रोमांटिक एंड ऑफन ट्रैजिक। कभी कभी जो बैलेड होते हैं वो कुछ रोमांटिक्स होते हैं और कुछ बैलेड्स जो है वो ट्रैजिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एक रोमांटिक एज के राइटर हैं, और इनकी एक बहुत मोस्ट फेमस एक पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये एक बैलेड फॉर्म में लिखा गया पोएम है, जो कि एक बहुत लेंदी एक नैरेटिव पोएम है। और इसमें एस.टी. कॉलरिज ने जो है एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस किया है नरेशन के फॉर्म में। ला बेलेडम सन्स मर्सी written by John Keats. This is another example of ballad जो कि जॉन कीट्स ने लिखा है, और ये एक लव स्टोरी पे बेस्ड एक पोएम है। बेसिकली एक ट्रैजिक लव स्टोरी है ये। तो इस तरह की जो पोएम्स होती हैं जो नरेशन की फॉर्म में होती हैं और ट्रेडिशनली 4 लाइन स्टैंजास होते हैं, जिसकी राइम स्कीम लगभग ए बी ए या ए बी करके इनकी राइम स्कीम होती है, और कुछ ट्रैजिक या कुछ रोमांटिक सब्जेक्ट्स को ये पोएम जो है डिस्कस करती है। तो इस तरह की पोएम को हम बैलेड कहते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स है, जैसे नंबर 1, अ बैलेड पोएम कंसिस्ट 3 मेन स्टैंजास एंड 1 कंक्लूडिंग स्टैंजा। यानी स्ट्रक्चरली अगर हम बैलेड पोएम की बात करें तो इसमें 3 मेन स्टैंजास और एक कंक्लूडिंग स्टैंजा होता है। नंबर 2, a ballad must be narrative and it should be impersonal in tone. Second important thing is that कि जो बैलेड है, बैलेड पोएम हमेशा नरेशन की फॉर्म में होती है, यानी कहानी की तरह होती है, और इम्पर्सनल इनकी टोन होती है, यानी सब्जेक्टिव टोन नहीं होती बल्कि इम्पर्सनल टोन होती है। यानी यहाँ पे जो पोएट है वो किसी दूसरे व्यक्ति के आइडियाज, किसी दूसरे व्यक्ति के थॉट्स, उसकी लव फीलिंग्स, उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है।
तो जो बैलेट फॉर्म होते हैं, बैलेट पोएम जो होती हैं वो इम्पर्सनल होती हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर इज दैट इट यूजेस medieval atmosphere with supernatural elements। देखिए, बैलेट पोएम की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि बैलेट पोएम जो है वो उसमें मेडिएवल यानी पुराने टाइम का, जैसे गॉथिक नॉवेल्स में जो एटमॉस्फेयर यूज किया जाता है, यानी जहाँ पे डार्क थीम्स या फिर खंडर वगैरह या मेडिएवल, ये पुराने समय का एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, सेट किया जाता है, और कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे इस पोएम में है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इसमें एस.टी. कॉलरिज ने सुपरनेचुरल एलिमेंट्स कुछ यूज किए हैं, जैसे गॉड गॉडेसेस या इस तरह की चीजों को दिखाया जाता है। तो ये कुछ विशेषता होती है बैलेट पोएम की। सेकेंड हमारा टॉपिक है एन ओड। अब हम देखते हैं कि ओड क्या है। दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री इज ओरिजिनेटेड इन ग्रीक, यानी जो ओड है इज ऑल्सो पोएटिक फॉर्म, और ये ग्रीक में ओरिजिनेट हुई है, यानी इसका जन्म जो है वो ग्रीक में हुआ है। एन ओड इज ए शॉर्ट लिरिक पोएम that praises an individual, an idea or an event। जो ओड टाइप की जो पोएम होती हैं वो लिरिक पोएम होती है, शॉर्ट लिरिक पोएम होती है, यानी सॉन्ग के फॉर्म में होती है। और इस तरह की पोएम में किसी भी व्यक्ति, किसी भी आइडिया, किसी भी चीज की जो है राइटर प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, यानी ये सेरेमोनियल फॉर्म में लिखी जाती है, यानी किसी को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए ओड जो है वो लिखे जाते हैं। इन एंशिएंट ग्रीक ओड्स वर ओरिजिनली अकम्पेन्ड बाय म्यूजिक, यानी पुराने समय में जब ग्रीक में ओड शुरू हुए थे तो वहां पे और ओड जो पोएम्स होती हैं वो म्यूजिक के साथ गाई जाती थी। इट्स ए टाइप ऑफ सॉन्ग, जैसे मैंने बताया कि जो ओड है ये सॉन्ग के फॉर्म में होते हैं। ओड्स आर बेसिकली सेरेमोनियल एंड फॉर्मल इन टोन। जो ओड्स होते हैं ये एड्रेसिंग फॉर्म में होती है, किसी भी चीज को या जैसे किसी व्यक्ति को या किसी विशेष वस्तु को एड्रेस करके लिखी जाती है, उसको ग्लोरीफाई करता है उसमें पोएट, और जो टोन होती है वो बहुत ही फॉर्मल होती है। एन ओड इज ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस और स्टैंजाज, यानी स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो ओड जो पोएम है वो लगभग 3 सेक्शंस और स्टैंजा में डिवाइड होती है। जैसे फर्स्ट वन इज स्ट्रोफे, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लाइंस रिपीटेड एज ए यूनिट, यानी जो फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो होता है, उसको हम स्ट्रोफे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक रिपीटेड लाइंस होती हैं। सेकंड सेक्शन होता है एंटी स्ट्रोफे बोलते हैं उसको। The second section of an ode is structured the same way as strophe but typically offer a thematic balance, यानी एंटी स्ट्रोफे जो सेकंड टाइप है उसमें भी लगभग फर्स्ट सेक्शन की तरह रिपीटेड लाइन होती है, लेकिन इसमें थीमेटिक बैलेंस, यानी इसमें थीम को डिस्कस किया जाता है बाय द पोएट। एंड थर्ड सेक्शन होता है ईपोड, जिसको हम समराइज या कंक्लूडिंग सेक्शन बोलते हैं, यानी जो थीम, जो आइडिया, जो सब्जेक्ट मैटर पोएट डिस्कस करता हुआ आ रहा है उसको फाइनली वो कंक्लूड कर देता है इन द सेक्शन ईपोड। तो ये स्ट्रक्चर वाइज ओड के 3 सेक्शन होते हैं, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड ईपोड। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किए, जैसे डिसेक्शन एंड ओड बाय एस.टी. कॉलरिज and Ode on a Grecian Urn or Ode to Autumn by John Keats. These are 2 beautiful, very beautiful odes or poems, Ode on a Grecian Urn and Ode to Autumn, written by John Keats. यहाँ पे जॉन कीट्स ने Ode on a Grecian Urn में कलश जो होता है, जैसे हम घर में ट्रेडिशनली यूज करते हैं, कलश जो पूजा वगैरह में यूज किया जाता है, उसको एड्रेस करके उसको ग्लोरीफाई किया है इस पोएम में। और ओड टू ओटम में जो ओटम का जो सीजन होता है, यानी पतझड़ का जो मौसम होता है, उसके ऊपर ये जॉन कीट्स ने ओड टू ओटम लिखा है, जिसमें वो ओटम को एड्रेस करके अपने पोएम को लिखता है। तो ये हमारा
पोएम का टाइप है ओड। और फाइनली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिरिक। लिरिक जिसको एक सॉन्ग भी कह सकते हैं आप, एक गाना कह सकते हैं। लिरिक जो है वो बेसिकली एक गाने के फॉर्म में होते हैं। और जो ये वर्ड है लिरिक, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड लायर विच मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पे अगर हम इस वर्ड की ओरिजिनेट यानी कहाँ से इसका जन्म हुआ है अगर उसकी बात करें तो ये वर्ड है लिरिक। ये शब्द आया है आपका लायर से, जिसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। In ancient Greek, this kind of poem is usually sings with a musical instrument called lyre। यानी प्राचीन समय में जब लिरिक का जन्म हुआ तो इस तरह की जो पोएम्स होती थी या सॉन्ग्स होते थे उनको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता था। और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था लायर, LYRE, लायर। लेटर इट नोन बाय द नेम ऑफ लिरिक। बाद में इस तरह के जो सॉन्ग्स जो गाए जाते थे उसको हम लिरिक के नाम से जानने लगे। इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ पोएम और सॉन्ग विच एक्सप्रेसेस द पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अ पोएट। जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग चीज जो है लिरिक के बारे में, दैट इज इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल इमोशन और पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द पोएट और द ऑथर। यानी जो कवि है उसकी जो पर्सनल फीलिंग्स है, वो क्या सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, क्या महसूस कर रहा है, उसकी थॉट्स क्या है, उसके विचार क्या हैं, ये उसको एक्सप्रेस करता है लिरिक। इट इज़ ऑफन प्रेजेंटेड फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो लिरिक होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज़ किया जाता है। यानी जो पोएट है वो अपने ही फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करता है। And typically it is focused on the thoughts, ideas, emotions of an individual. For example, The World is Too Much With Us is a short lyric poem by William Wordsworth. And next example is Go Lovely Rose by Edmund Waller. देखिए लिरिक पोएम की अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के रूप में, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो कि एक बहुत शॉर्ट टाइप का लिरिक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक रोमांटिक एज के एक बहुत ही फेमस राइटर, उन्होंने ये पोएम लिखा है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जिसमें वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम नेचर से दूर जा रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें खो रहे हैं। तो इस तरह की जो पोएम्स हैं उसको हम लिरिक पोएम कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ये टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।